अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। यूँ तो 22 जुलाई 2024 को पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं और मैं क्विकली उनका जिक्र भी करूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ एट द वेरी आउटसेट कि कहना ज़रूरी है कि दो डेवलपमेंट्स ऐसी हैं, दो या तीन डेवलपमेंट्स ऐसी हैं, प्रिंसिपली तौर पे दो, एक तीसरी को ढाई डेवलपमेंट समझ लें, जो सब आपस में जुड़ी हुई हैं। गो कि देखने में अगर आप उनको वैसे देखें, डिस्क्राइब करने में कि एवी होया एवी होया एवी होया, तो ये आपको अलग अलग से नज़र आती हैं। ये दो डेवलपमेंट्स क्या हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक डेवलपमेंट वो है जहां अलल सुबह दिन के पहले हिस्से में इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर पुलिस उसका मुहासरा करती है और वहाँ से रऊफ़ हसन साहब को, जो मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात की भी खबर है। दूसरी डेवलपमेंट वो है जो पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह जनाब DG ISPR जो हैं, जनाब जनरल शरीफ अहमद जो हैं, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो कुछ कहते हैं, ये दोनों डेवलपमेंट जो हैं वो तकरीबन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तीसरी वो डेवलपमेंट है जहां पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब अता तारड़ साहब जो हैं, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बन्नू में जो हमला हुआ है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो वहाँ डिस्टर्बेंस हुई है, जो फायरिंग हुई है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके लिए ज़िम्मेदार है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये डेवलपमेंट्स जो हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी याद करवाऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशंस को खोलें, इन वीडियोस के ऊपर कमेंट करें, इन्हें शेयर करें। और आपकी ये कॉपरेशन आपने खुद भी देखा होगा कि गुज़श्ता चंद दिनों से जो पाकिस्तान में शरीफ जरदारी आसिम रजीम, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे इस्टेब्लिशमेंट ना कहें, इसे प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ना कहें, इसे कोई कौमी सलामती ना कहा करें, इसे कोई इदारे ना कहा करें, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के मखसूस सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में जो टर्म इसको एक्सप्लेन करती है, जो चौधरी निज़ामुद्दीन से भी बेहतर टर्म है, वो इस वक्त है शरीफ जरदारी आसिम रजीम। तो शरीफ जरदारी आसिम रजीम ने जो फायरवॉल बनाई है और जिन मुख्तलिफ हथकंडों से ये आवाम की, हमारी आवाज़ को, जमहूर की आवाज़ और कनेक्टिविटी को रोकना चाहते हैं, जब आप इस तरह से कॉपरेट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन खोलते हैं, शेयर करते हैं, तो उस पूरी मेंटालिटी को का मुकाबला करने में एक तरह से मदद मिलती है। अब मैं आता हूँ इन डेवलपमेंट्स की तरफ जो मैं कहता हूँ कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले देखें कि जब दिन का आगाज़ होता है इस्लामाबाद में, तो खबर आती है कि उमर अयूब साहब को, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको और रऊफ़ हसन साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और पुलिस जो है वो पाकिस्तान PTI के सेक्रेटरीट में घुस गई। वहाँ पे उनके कंप्यूटर, उनके रिकॉर्ड, उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उन्होंने सीज़ कर लिए। मुख्तलिफ स्टाफ जो है उसको उन्होंने कमरों में नज़रबंद कर दिया। कोई तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद सूरत हाल वाज़े होती है, पता चलता है कि रऊफ़ हसन साहब को खाली गिरफ़्तार किया गया है। उमर अयूब साहब की भी स्टेटमेंट सामने आती है, जो ये कहते हैं कि मैं तो साथ चला गया था उनको छोड़ने के लिए, बिकॉज रऊफ़ भाई जो हैं वो पहले भी ज़ख्मी थे, वो बीमार भी हैं और मैं उनको सपोर्ट करने के लिए साथ गया था, लेकिन मुझे गिरफ़्तार नहीं किया गया और मुझे पुलिस ने वापस छोड़ दिया गया। चले, रऊफ़ हसन साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब रऊफ़ हसन साहब की गिरफ़्तारी, ज़ाहिर है जब दोनों की गिरफ़्तारी की खबर आती है, बाद में रऊफ़ हसन साहब की आती है, तो इंसान जहन सोच में पड़ जाता है कि रऊफ़ हसन ने ऐसा क्या किया। क्या रऊफ़ हसन पे इल्ज़ाम ये है कि रऊफ़ हसन ने इमरान खान का संडे टेलीग्राफ का जो इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू रऊफ़ हसन ने कोऑर्डिनेट करवाया है, इस वजह से रऊफ़ हसन के ऊपर खार है, या कोई और मसला है। फिर खबर ये आती है कि अथॉरिटीज़ ये कहती हैं, ये नोट कीजिए कि ये नहीं कहा गया कि पुलिस ये कहती है, क्योंकि अरेस्ट तो पुलिस कर रही है, लेकिन खबर ये आती है कि अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस पे इसलिए रेड किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो ऑफिस है, ये दुनिया भर में पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है और जो एक्टिविटी हो रही है, उस पूरी एक्टिविटी को यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है और यहाँ से उसे फैलाया जा रहा है। और ये भी कहा गया कि यह हमें कैसे पता चला है, ऐसे पता चला है कि जो PTI के जिन एक्टिविस्ट को गिरफ़्तार किया गया है, उन्होंने इसकी निशानदेही की है। और फिर ये भी एक जुमला दरमियान में बड़ा एक चुपता हुआ जुमला डाल दिया गया है कि ये जो ऑफिस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसका कुछ और बैरूनी एजेंसीज़ के साथ भी ताल्लुक़ है। बंदा हैरान हो जाता है कि कौन सी बैरूनी एजेंसीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, बिकॉज़ दुनिया की जो 2 सबसे बड़ी बैरूनी एजेंसीज़ हैं, वो जो जैसे CIA है अमेरिका की, या बरतानिया की MI6 है, या कोई और है, ये तो एजेंसीज़ जो हैं उनका एजेंडा और इस वक्त माशाल्लाह हमारी अपनी एजेंसियों का एजेंडा बिल्कुल एक ही है, तो फ़र्क तो कोई है नहीं। तो कोई एजेंसी क्यों इनके ख़िलाफ़ कुछ करने लगी, और क्या ये हिंदुस्तान की एजेंसी की तरफ इशारा किया जा रहा है? मेरा 2 पेंस एनालिसिस ये है कि कोई एजेंसी का यहाँ मामला ही नहीं है, और जब ये चीज़ आगे बढ़ेगी तो आपको पता चलेगा कि एजेंसी की जबड़ी जो है ये वैसे ही डाल दी गई है। यहाँ मुझे ये लगता है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए ये कह के कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो उसके सियासी पार्टी होने के कैरेक्टर और किरदार या उसके रोल से मुनाफी हैं,
उस केस को बढ़ाने के लिए, उसे स्ट्रेंथन करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी की या पुलिसिंग की फाइल को मजबूत बनाने के लिए, अदालतों के लिए एविडेंस जनरेट करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको शर्म आ रही है, जो इनके साथ तो है, कभी कहती है हम इनके साथ हैं, हम कैबिनेट के फैसले को मानेंगे, कभी वो कहते हैं कि नहीं हम किसी सियासी पार्टी के ऊपर बैन को सपोर्ट नहीं कर सकते, या मुख्तलिफ और जो इस किस्म की ग्रुप्स हैं जैसे डॉन अखबार है, ट्रिब्यून है, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और सब ग्रुप्स जिन्होंने एक वाज़ेह पोजीशन ले ली है कि हम किसी भी सियासी जमात को बैन करने के फेवर में नहीं हैं, उन सब के ऊपर वज़न डालने के लिए, उन्हें अंडर प्रेशर लाने के लिए, उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए, उन्हें चरिया करने के लिए ये चूतिया किस्म का काम जो है ये किया गया है, जिसका मकसद सिर्फ है कि आप एक एविडेंस इकट्ठी कर लें और इससे आप ये देखें कि ये जो भी प्लानिंग करने वाले हैं इनके जहन किस कदर थर्ड रेट और चूतिया हैं कि मौजूदा सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस के अंदर पाकिस्तान में जिस किस्म की एक सियासी चपकलश है और टेंशन्स पाई जाती हैं, जो माहौल इतने अरसे से चल रहा है, इन सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस में आप किसे ये कन्विंस करेंगे कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर रेड करके वहाँ से एविडेंस हासिल कर ली है कि बैरूनी एजेंसीज़ के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मिली हुई थी। लेकिन जब ये डस्ट इस पर सेटल होगी अगले चंद दिनों में, तो आप देखिएगा कि ये इसी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। थोड़ा सा आपको याद करवा दूँ कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब की, उसने भी अपने ख़त्म होने से पहले और फरवरी के इलेक्शन से पहले एक कमेटी बिठाई थी फेडरल गवर्नमेंट ने, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक रिपोर्ट देनी थी। आई एम श्योर कि वो रिपोर्ट भी आ गई होगी। अच्छा, और अब ये मजीद चीज़ों को बढ़ा रहे हैं ताकि तहरीक इंसाफ को बैन करने का केस जो है वो बनाया जा सके। ये क्या बैन कर पाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? मेरा तो ख्याल अभी भी मुश्किल है, और अगर उन्हें बैन कर भी लिया तो खासा उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट या फ़ायदा इनको हो भी नहीं सकेगा। लेकिन इनकी थिंकिंग जो है वो इसी किस्म की है। अच्छा, इससे पहले कि मैं DG ISPR जनरल शरीफ अहमद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ चलूँ, जिसको मैं इसी मेंटालिटी, इसी जो थॉट प्रोसेस है, ये जो माइंड सेट है, इसी की कंटिन्यूएशन समझता हूँ, मैं क्विकली थोड़ा सा जिक्र कर दूँ अता तारड़ साहब जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो किस्म के दुखड़े थे। एक तो ये कि इमरान खान का जो इंटरव्यू छपा संडे टाइम्स के अंदर, जो ब्रिटिश जो है जर्नलिस्ट क्रिस्टीना लैम का इंटरव्यू छपा, उसका उन्होंने उसको बड़ा कंडेम किया। ये वो एक ऐसा इंटरव्यू था, उनको गुस्सा भी है, उनका ये भी कहना था कि ये इंटरव्यू जो है ये मुस्तनद ही नहीं है, बिकॉज इमरान खान के साथ तो किसी की मुलाकात नहीं हो पाती। लेकिन ये इंटरव्यू के बारे में क्रिस्टीना लैम का क्लेम ये है कि ये वकला के ज़रिए, इमरान खान के जो वकील हैं उनके ज़रिए ये इंटरव्यू के क्वेश्चन भेजे गए और वहाँ से इमरान खान से जवाब लिए गए। वकला का नाम मेरा ख्याल इसलिए दिया गया कि अगर ये कह देते कि उमर अयूब की मदद से किया है या पार्टी की मदद से किया है, तो फिर इन्होंने उनका अरेस्ट करना शुरू कर देना था। चूँकि वकला का अरेस्ट करना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वकला की यहाँ पे एक्सक्यूज़ या वजह उसकी दी है। लेकिन वो जो इंटरव्यू है वो दुनिया में वायरल हो गया। ना सिर्फ दुनिया के मुख्तलिफ मगरबी ज़राए अबलाग ने, संडे टाइम्स ने तो खैर लिखा ही, और मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके दुनिया भर में उसकी एक हेडलाइन लग गई। हिंदुस्तान टाइम्स में उसकी हेडलाइन लग गई, फर्स्ट पोस्ट में उसकी हेडलाइन लग गई, NDTV में उसकी हेडलाइन लग गई, हिंदुस्तान के और दर्जन भर अखबारात में उसकी हेडलाइन लग गई, कुछ और बरतानवी अखबारात में उसकी हेडलाइन लग गई, पाकिस्तान में डॉन ट्रिब्यून में लग गई। और वह हेडलाइन तकरीबन ये है कि इमरान खान ने यह कहा है कि मुझे 7x8 के एक सेल में तकरीबन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। मुझे हर वक्त पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मेरी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है, और ये वो चीज़ है जिसका हुकूमत को बड़ा दुख है। तो अता तारड़ साहब का कहना ये था कि इमरान खान जो हैं वो उस जेल के अंदर एक बादशाह की तरह रह रहे हैं। उनको एक्सरसाइज के लिए एक मशीन जो है वो दी गई है। इमरान खान साहब को तो एक स्पेशल किस्म का किचन जो है वो उनके पास मौजूद है, उनकी मर्ज़ी के खाने वाने जो हैं वहाँ पे पकते हैं। और अता तारड़ साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि PMLN के बहुत से जो लीडर हैं उनको अलबत्ता जब इमरान खान की हुकूमत के ज़माने में जेल में रखा गया तो उन्हें बहुत बुरी तरह से रखा गया। उन्होंने नाम लिया, नवाज़ शरीफ साहब का नाम लिया, शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का नाम लिया, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब का। इसके लिए मैं समझता हूँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे एडवाइस देना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को कि इंतहाई ऑब्जेक्टिव तरीके से, बगैर किसी मुबालगा आराई के, बगैर एडजेक्टिव्स का, किसी बुरे लफ्ज़ का इस्तेमाल किए बगैर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक छोटी सी रिपोर्ट जनरेट करें या एक प्रेस रिलीज़ कर दें, कि कोई भी एक रिपोर्ट जनरेट कर दें ट्विटर के ऊपर, जिसमें बताएं कि 2018 से लेकर 2022 तक PMLN के कितने लीडर्स को टोटल कितना था, कितने लीडर्स जो हैं PMLN के वो इस टाइम पीरियड में अरेस्ट हुए, किन चार्जेस में हुए, कितनी देर तक जेल में रहे। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो मेरे जहन में गिरफ्तारियाँ आती हैं उस सारे टाइम पीरियड की, वो आती हैं जनाब नवाज़ शरीफ साहब की, वो आती है मरीम नवाज़ की, वो आती है शहबाज शरीफ साहब की, वो आती है एहसन इकबाल साहब की, वो आती है राना सनाउल्लाह की, वो आती है शाहिद खाकान अब्बासी की, वो आती है डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल की, इस तरह के कुछ और लोग होंगे।
जिनका नाम मुझे शायद इस वक्त याद ना हो। जावेद लतीफ़ साहब एक ज़माने में गिरफ्तार हुए थे। मेरा तो ख्याल है कि ये 10, 11, 12 से ज़्यादा लोग हैं नहीं। और अगर आप एक दफ़ा ये बता देंगे, एक ट्विटर के अंदर एक पूरी रिपोर्ट जनरेट कर देंगे, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसमें कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, सिर्फ नाम बता दें, टाइम पीरियड बता दें, महीने बता दें, और फिर इसका एक कंपैरिजन बता दें कि मई 2023 से 10,000 के करीब पीटीआई के वर्कर्स, ये लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए। कौन कौन से लीडर हैं जिनको उठाया गया, किस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, किस किस के घर वालों से क्या ट्रीटमेंट किया गया। जब आप ये सिर्फ फैक्ट्स ब्लैक एंड वाइट तरीके से सामने रख देंगे, तो मैं समझता हूँ कि रोज़ की जो बकवास है कि PMLN के लोगों को पकड़ा गया, ये किया गया, वो किया गया, इसके रास्ते में आप एक फायरवॉल जो है वो खड़ी कर देंगे। अब मैं आता हूँ उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ, जो है पाकिस्तान के अफवाज के जो स्पोक्स पर्सन हैं, DG ISPR जनरल शरीफ अहमद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शरीफ अहमद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे से दो हिस्से हैं। एक टुकड़े में जनरल शरीफ ये कहते हैं कि एक पॉलिटिकल माफिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक्टिव है, सरगर्म है। इशारा गालिबन उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, नाम उन्होंने नहीं लिया। वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल माफिया है ये बड़ा वेल फंडेड है, और ये पॉलिटिकल माफिया वो है जिसकी वजह से अफवाज पाकिस्तान की जो एंटी टेरर एक्टिविटीज़ या इंसदाद दहशत गर्दी का उनका जो ऑपरेशन और उनकी जो एफर्ट है वो कामयाब नहीं हो पा रही है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के रास्ते में रुकावटें जो हैं वो खड़ी हो रही हैं, और उसमें उन्होंने, और दूसरा पॉइंट उसका वो है जहां वो बन्नू के अंदर जो गोली चल गई, जहां लोगों की हलाकत हुई है, वो उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, और वहाँ पर वो बताते हैं कि कैसे वो वाक़या जो है हुआ है। अब मैं समझता हूँ कि अगर इसके दोनों पार्ट्स को हम एक एक करके देख लें, तो DG ISPR ने चूँकि फैक्ट्स की बात की है, अगर फैक्ट वाकई ही ये है कि जो मार्च करने वाले लोग थे उसमें कोई ऐसे अनासर थे जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग की। वो कहते हैं कि पहले उन्होंने नारे मारना तो इतनी बड़ी बात नहीं है, फिर वहाँ पे आग लगा दी गई, किसी ने डिपो पे हमला कर दिया, वो सब चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर फायरिंग नहीं होनी चाहिए थी आर्मी की साइड से। लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि फायरिंग हुई, और फायरिंग के जवाब में आर्मी ने जो उसको रिस्पॉन्ड किया वो उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और SOP था। और जनरल साहब ने ये क्लियर नहीं किया कि क्या आर्मी ने मुजाहिरीन के ऊपर या जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर डायरेक्ट फायर किया या महज सिर्फ एरियल फायरिंग ही की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पॉइंट क्लियर नहीं होता। लेकिन मैंने जो फुटेज देखी है उसमें एरियल फायरिंग का पता चलता है, क्योंकि लोग दौड़ रहे हैं, मसलसल टक हैवी वेपन जो है उसकी फायरिंग की आवाज़ आ रही है। तो ये अब क्लियर नहीं है कि आर्मी की फायरिंग से लोगों की हलाकत हुई है। लोग बिलीव ऐसे ही करते हैं, क्योंकि अब ये तो ज़ाहिर है कि एरियल फायरिंग हुआ एक फैक्ट है, लेकिन क्या आर्मी की फायरिंग से हलाकत हुई है या हलाकत किसी और की फायरिंग से हुई है, ये फैक्ट यहाँ पे डिस्प्यूटेड है। अगर जनरल साहब को फैक्ट सही दिए गए हैं तो उनकी बात में बहुत ज़्यादा वजन है कि अगर कोई क्राउड ऐसा है, उसमें कोई रासर ऐसे हैं जो फ़ौज के ऊपर फायरिंग करते हैं, तो ज़ाहिर है कि फ़ौज को फिर रिटेलिएट करना ही था। तो उस हद तक तो उनकी बात बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो उनका पहला पार्ट है कि एक माफिया जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम और डिफरेंट ऑपरेशंस को कामयाब नहीं होने दे रहा, वहाँ पर तरह तरह के सवालात उठते हैं और वो बड़े शेकी ग्राउंड के ऊपर हैं। वहाँ पे जनरल साहब पहले इस पॉइंट को ले लें कि जनरल साहब ये कहते हैं कि बन्नू के अंदर जब लोग आए तो उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे मारे और इसकी इजाज़त नहीं है। मुझे इससे याद आता है कि लोग नारे फिर किसके ख़िलाफ़ मारे। मुझे याद आता है कि 2003 या 4 में लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर मैं एक पैनल को मॉडरेट कर रहा था। उस पैनल के अंदर लॉर्ड नज़ीर अहमद भी थे, उसमें मरहूम आरिफ निज़ामी मरहूम साहब जो थे उस पैनल का हिस्सा थे। और चूँकि उस वक्त हमारा एक नैरेटिव हुआ करता था जिसमें हम बिलीव करते थे, तो मैंने आरिफ निज़ामी साहब से कहा, जो पाकिस्तान से आए हुए थे, मैं लंदन में बेस था, मैंने उनसे कहा कि आप लोग फ़ौज को क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप सियासतदानों को क्रिटिसाइज़ करें। उस पर आरिफ निज़ामी साहब ने कहा कि हम फ़ौज के इंटरनल मैटर्स पे क्रिटिसाइज़ नहीं करते, हम इसलिए हमें मजबूर हैं फ़ौज पे क्रिटिसाइज़ करने के लिए कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस का इतनी बुरी तरह से हिस्सा है। जब वो हर किस्म का पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हम उनको पॉलिटिकल प्रोसेस से कैसे अलग कर दें, हम उनके पॉलिटिकल रोल के ऊपर उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। इसी आर्गूमेंट को आगे बढ़ा दें, जब इस वक्त अफवाज पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स को मैनेज कर रहे हैं, हर फैसला वहाँ से किया जा रहा है। लोग देखते हैं इलेक्शन आपने लूट लिया, बंदूकें लेके आप रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तरों के अंदर घुस गए, हर चीज़ तो आप कर रहे हैं, अदालतें कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिर लोग अगर आपके खिलाफ नारे नहीं मारेंगे तो क्या हिंदुस्तान की फ़ौज के खिलाफ मारेंगे? अगर ISI को बुरा भला नहीं कहेंगे तो क्या फिर रॉ को बुरा भला कहेंगे? तो मुझे बड़ी हैरानगी है कि जनरल साहब इतने मासूम हैं और इतनी मासूमियत की उन्होंने यहाँ पर बातें की। लेकिन इशू खाली यही नहीं है, एक दो और इशूज़ भी हैं जिसकी थोड़ी मैं वजाहत कर दूँ। जनरल साहब ने उसमें ये फरमाया कि हमारा जो ऑपरेशन ज़रब अज़ब है, उसकी जो काइनेटिक ऑपरेशंस हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं और हर एक घंटे के अंदर दर्जनों के हिसाब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं वो हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ इस साल में 2024 में अब तक
22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं वो हो चुके हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाएं, 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें सर्चेस, सीजर्स, अरेस्ट, केस दर्ज करना, इन सब चीज़ों को वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में डाल रहे हैं। खुदा ना खास्ता ये सब मार धाड़ के ऑपरेशन नहीं होंगे, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि जनरल साहब ये कह रहे हैं कि अभी ये 7वां महीना 2024 का ख़त्म नहीं हुआ और हम 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर चुके हैं। जनरल साहब को ये फिगर देते हुए हरगिज़ ये ख्याल नहीं आया कि इसका तो मतलब ये है कि पाकिस्तान का पूरा जो निज़ाम रियासत है और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो कितनी बुरी तरह से अंडर प्रेशर है, उसके ऊपर कितना ज़्यादा चैलेंज है कि वो कह रहे हैं कि हमने 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है इस साल में हमने कर लिए हैं। असम्पशन यहाँ पर यह है कि आपने दहशत गर्दों को आइडेंटिफाई करना है, मिलिटेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उनको जहन्नम वासल करना है, और एक दफ़ा जब आप उनको कत्ल कर देंगे या मार डालेंगे तो फिर दहशत गर्दी का हल जो है वो निकल आएगा। पूरी दुनिया का जो टेररिज्म के ऊपर डिस्कोर्स और लिटरेचर है उसे उठा के देखें तो कहीं पर भी आपको इस किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग वहाँ से नहीं मिलती। आपको एक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग करनी होती है, इश्यूज़ को रिजॉल्व करना होता है, बहुत से और तरीक़ों से चीज़ को जो आपने जो है वो चैलेंज करना होता है। मुझे याद होता है कि जब पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ नदीम रज़ा थे तो उन्होंने खुद जनरल साहब ने, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, मुझे और उनकी टीम ने मुझे एक ब्रीफिंग दी नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट से। उन्होंने कहा कि हमारी रिसर्च अब ये शो करती है कि नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर फूड सिक्योरिटी आती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी आती है, वाटर सिक्योरिटी आती है, मिल्क सिक्योरिटी आती है, जॉब सिक्योरिटी आती है। और ये सिर्फ कोई एक मिलिटेंट एक्टिविटी के ज़रिए या काइनेटिक एक्टिविटी के ज़रिए आप नेशनल सिक्योरिटी को सिक्योर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तासुर उभरता है कि सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए आप दहशत गर्दी जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं। फिर जनरल साहब ने यहाँ पर एक और बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि कंसेंसस, ये जो ऑपरेशन ज़रब अज़ब है, इसे मिसअंडरस्टैंड किया गया है कि यहाँ पर कोई लोगों की डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अच्छा, ये एक नई टर्म है जिसको बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोग ऑपरेशन ज़रब अज़ब की सिर्फ इसलिए मुखालफत कर रहे हैं कि उनको ख़तरा है कि जिस तरह सवात से 2009 में बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट हो गई थी, इसी तरह ऑपरेशन ज़रब अज़ब के नतीजे में पॉपुलेशन की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है और काइनेटिक ऑपरेशन हम उसके बगैर कर रहे हैं। असल मसला ये नहीं है, असल मसला इससे कहीं ज़्यादा है। जब आप ये देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातें जो हैं, ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा की, वो इस किस्म के ऑपरेशन की मुखालफत करती हैं। जनरल साहब ने बात की कि हमने कंसेंसस हम जनरेट करना चाहते हैं। ये अजीब व गरीब बात कर दी है जनरल साहब ने। मुझे हैरानगी है कि जनरल साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं। अल्लाह करे कभी उनसे वो भी रिटायर हो जाएं, वो भी नॉर्मल एक शहरी इंसान बन जाएं, कभी उनके साथ चाय कॉफ़ी पीने का मौका मिले तो मैं उनके साथ ये पूछूं उनसे कि आप ये किस तरह से इस तरह की बातें कर लेते थे। कंसेंसस कहाँ से आएगा? खाक आएगा कंसेंसस। सबसे बड़ी सियासी जमात जो है उसका इलेक्शन आपने चोरी कर लिया, बंदूकें और मशीन गन्स लेकर आप रिटर्निंग अफसरों के दफ्तर पे घुस गए। जो हारी भी जमात है जिसके पास 15-16 सीटें हैं उससे आपने फेडरल गवर्नमेंट दे दी। उसी हारी भी जमात की एक खातून जो हैं उनको आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का। कंसेंसस कहाँ खाक से आएगा आपके पास किसी चीज़ का मुकाबला करने के लिए? कंसेंसस फ्रॉम वेयर एंड कंसेंसस फॉर व्हाट? अच्छा, फिर आप ये देखिए कि इन ऑपरेशन की सबसे बड़ी थ्रस्ट जो है वो होनी है खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसकी शिद्दत से मुखालफत करती है। वहाँ की एक और बहुत बड़ी सियासी जमात JUI-F की मुखालफत कर रही है, बार बार मुखालफत कर रही है। मौलाना फजल रहमान की जमात इस्लामी जो है वो ऑपरेशन हस्ब इस्तेहकाम की मुखालफत कर रही है। ANP इसकी मुखालफत कर रही है। महमूद खान अचज़ई की पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है। वहाँ के वकला, वहाँ की बार एसोसिएशन, वहाँ का मीडिया इसकी मुखालफत कर रहा है। ट्राइबल बेल्ट के लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो कंसेंसस आप कहाँ से जनरेट कर लेंगे इसके खिलाफ? अच्छा, अब ये सारी जो चीज़ है जनरल साहब ने उसमें जब ये कहा कि एक सियासी माफिया और पॉलिटिकल माफिया जो है वो इस किस्म का है जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कंसेंसस नहीं बिल्डअप होने दे रहा, ऑपरेशन को कामयाब नहीं होने दे रहा। हालांकि ये ऑपरेशन कामयाब होगा तो इसमें बड़ा नेशनल अपलिफ्ट हो जाएगा। तो जनरल साहब की इस बात के अंदर से एक और चीज़ इतनी मासूमियत की, जनरल साहब भूल ही गए 2004 में जब पाकिस्तान की आर्मी ने इस किस्म के ऑपरेशन का आगाज़ किया तो मुझे लगता है कि जनरल साहब उस वक्त मेजर होंगे या कर्नल होंगे। अगर जनरल साहब थोड़ा सा रिसर्च कर लें, कोई गूगल पे जाके रिसर्च कर लें, विकीपीडिया से, तो उनको एहसास होगा कि 2004 से 2024 के दरमियान में अब तक पता नहीं 10 से ज़्यादा ऑपरेशंस हैं ऐसे किए गए हैं। होना तो ये चाहिए कि ISPR एक 100 पेज की रिपोर्ट निकाले कि हमारे सारे ऑपरेशंस के नतीजे में क्यों फेल हो गए और क्यों हमें एक और ऑपरेशन जो है यहाँ पे करना पड़ रहा है। और उनका कहना ये था कि जो 2014 का नेशनल एक्शन प्लान था हम महज उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। सवाल ये खड़ा होता है कि 2004 से आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो 2004 से 2024 आ गया और अभी तक इन ऑपरेशंस का कोई नतीजा नहीं निकला। अब आप ये कह रहे हैं कि इस साल के पहले 7 महीने के अंदर हमें 22,409 हम
ऑपरेशन कर चुके हैं। इसका मतलब जब का साल खत्म होगा आप तो पता नहीं 40,000 ऑपरेशन जो है वो कर चुके होंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तो इसका क्या मतलब है? इसका तो मतलब ये है कि ये जो भी थिंकिंग है इसका कोई रिजल्ट जो है वो नहीं निकल रहा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि बन्नू के अंदर जो अमन कमेटी जिसने एक सिट इन किया हुआ है और वहाँ पर एक धरना दिया हुआ है, उसने अपने जो 10 नुकात सामने रखे हैं, जो डिमांड्स अपनी सामने रखी हैं, वो ISPR के लिए और जनरल साहब के लिए वो नुकात पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। उसके चीदा नुकात क्या हैं? एक उनका नुक्ता ये वो कहते हैं कि ऑपरेशन ज़रबे अज़्म इस्तेहकाम जो है उसको नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुखालफत कर दी है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। दूसरी वो चीज़ कह रहे हैं कि रेगुलरली यहाँ पर पुलिस पेट्रोल्स होने चाहिए। किसके पेट्रोल्स मांग रहे हैं? पुलिस के। फौज के पेट्रोलिंग नहीं मांग रहे, पुलिस की पेट्रोलिंग मांग रहे हैं। तीसरा वो कह रहे हैं कि जो भी सर्च एंड सीजर ऑपरेशन होते हैं, जो तलाशी के रेड्स होते हैं, वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD को जो है वो करने चाहिए। चौथा वो कह रहे हैं कि यहाँ जितने मिलिटेंट गैंग्स हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। इससे क्या पता चलता है? उनकी डिमांड से आपको ये पता चलता है कि अफवाज पाकिस्तान का जो एक ट्रस्ट होता था जनरल पब्लिक के साथ, आज वो ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। वो CTD मांग रहे हैं, वो पुलिस मांग रहे हैं, पुलिस के इसे कहते हैं पेट्रोल मांग रहे हैं, CTD के वो ऑपरेशन मांग रहे हैं, और मिलिटेंट गैंग्स पे उनको क्लियरली शक है कि मिलिटेंट गैंग्स को कोई सपोर्ट किया हुआ है और मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि मिलिटेंट गैंग्स को ख़त्म कर दें। तो मैं समझता हूँ कि बन्नू की कमेटी ने जो नुकात सामने रखे हैं उस पर बहुत अगर ज़रा सा भी गौर करें तो आपको सारी हकीकत जो है वो समझ आ जाती है। कमिंग बैक, जनरल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और रऊफ़ हसन की जो गिरफ्तारी, और दोनों के दरम्यान में कॉमन एलिमेंट जनरल साहब का कहना कि एक पॉलिटिकल माफिया जो है वो रियासत के ऑपरेशंस को कामयाब नहीं होने दे रहा। रऊफ़ हसन साहब की गिरफ्तारी के बाद ये सामने आना कि यहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की जो फाइल है उसको यहाँ पर कंप्लीट करने की आज के दिन में कोशिश जो है वो की गई है। अभी मैं इसी के ऊपर छोड़ता हूँ, फिर बाकी बातें बाद में होती हैं। थैंक यू।